हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूं फ्रेंड्स आप सभी से। मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स बना ही रहना चाहता हूं, बस आपका साथ दे रहा हूं। आपकी जो भी समस्याएं हैं और आपके लिए जो भी मैं हेल्प कर पा रहा हूं, केवल एक स्टूडेंट्स के नाते। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट्स ही वो होता है जो हमेशा सीखने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा रहा हूं, परंतु एक टीचर्स के नाते तो मैं सिखाने के लेवल पर आपको टीचर्स हूं, परंतु आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हूं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए फ्रेंड बोलता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में आपको सफलता बहुत जल्द प्राप्त करनी है तो आप ध्यान रखना, सफलता के मैं आपको 6 मंत्र बताता हूं। मेहनत, लगन, संघर्ष, समर्पण, सब्र और बलिदान। आप अपने जो भी कार्य है आपका, चाहे स्टडी रिलेटेड करते हो, चाहे आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपको बस ये 6 चीज़ें जो है अपनाना है। मेहनत, लगन, संघर्ष, समर्पण, सब्र और बलिदान। ये बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ज़रूर जो है सफलता दिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को जो है टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि फ्रेंड्स आज का जो करंट अफेयर्स है, तो आज का करंट अफेयर्स मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं और उस पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर मैं विस्तार से आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको जो ट्रेंड चलाया था, हैशटैग ट्रेंड, उसे आप जरूर फॉलो कर रहे होंगे और आप अपने हक की जरूर मांग कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के करंट अफेयर्स का जो है डिस्कशन करता हूं। आप सभी का जो है इस करंट अफेयर डिस्कशन में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स पर अपन ध्यान देते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड्स, लेट अस ड्रीम जो है बुक लॉन्च होना है। मतलब ये बुक लिखी गई है, जो उनका नाम मैं बता रहा हूं, और ये लगभग 1 दिसंबर को जो है लॉन्च हो जाएगी बुक। तो उसके बारे में आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि ये बुक्स आपसे जो है पूछी जा सकती है। और एक ऐसे फेमस पर्सन जो ईसाई जगत में जो है बहुत महत्वपूर्ण पदवी प्राप्त किए हुए हैं, उनकी जो है बुक है। तो आप जरूर इस बुक का जो है याद रखना, क्योंकि आपके एग्जामों में पूछी जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ये बुक है इसका नाम है फ्रेंड्स लेट अस ड्रीम। क्या नाम है? लेट अस ड्रीम जो है बुक है। इसको जो मतलब लिखा है, या इनके जो राइटर हैं वो हैं पोप फ्रांसिस। क्या नाम है? पोप फ्रांसिस द्वारा जो है ये लिखी गई है, जो ईसाइयों के सबसे बड़े गुरु हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है और इसको बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। ये 1 दिसंबर को जो है लॉन्च हो जाएगी। इन्होंने जो है इस बुक में इन्होंने बताया है कि अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए इन्होंने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के तरीके जो है सिखाए हैं, मतलब इस बुक में लिखा है। और यदि इस बुक को आप फॉलो करते हैं, इसको अपनाते हैं, तो जरूर आप अपने जीवन में जो है किसी भी प्रकार के संकट यदि आते हैं तो उनसे निपटने में जो है ये बुक आपकी सहायता कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जरूर इस बुक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन अपने। पी इंडियन। क्या नाम है फ्रेंड्स? पी इंडियन जो है वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज जो टूर्नामेंट हुआ था अभी, तो उसमें जो है फ्रेंड्स इन्होंने जो है विजय पाई है, इन्होंने जो है उसको हासिल किया है और विश्व जो है ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जो है इन्होंने जीत लिया है, जिनका नाम है पी इंडियन। इन्होंने लास्ट टाइम जो है इन्होंने जॉर्जिया को हराया था। फ्रेंड, जॉर्जिया के जो है एक शतरंज थे, उनको जो है इन्होंने हराया है, उनके खिलाड़ी को, जॉर्जिया के खिलाड़ी को हराया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे फ्रेंड्स अपनी चर्चा करते हैं। वेनिस फिल्म महोत्सव चालू हो गया है, आप चाहें तो जा सकते हैं इसमें। 2 सितंबर से जो है ये महोत्सव चालू हुआ है। तो वेनिस जो है कहाँ का शहर है फ्रेंड्स? इटली का शहर है। आप चाहे तो यहाँ पहुँच सकते हैं, फिल्म महोत्सव है, आप जरूर देखना चाहें तो इसे जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स आज का। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई है। मैं इसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो है बैठक हुई है, वो भी हुई है 4 सितंबर को। कब हुई है? 4 सितंबर को।
अब इसकी जो अध्यक्षता की है, तो इसकी अध्यक्षता की है फ्रेंड्स आपके जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एन.के. सिंह, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की है। फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी जो है इसमें उपस्थित थी और काफ़ी जो है सवाल जवाब जो है इसमें हुए हैं और बहुत से जो मामले जो चल रहे हैं तो उनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। जीडीपी वृद्धि जो है करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में जो जीडीपी अभी जो रिपोर्ट आई है तो उसके तहत जो जीडीपी है वो लगभग 23.9%, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं फ्रेंड्स, 23.9% अर्थात लगभग 24% की जो है गिरावट जीडीपी में दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी गिरावट है फ्रेंड्स। राज्यों के कर से संबंधित जो मामले हैं, जीएसटी क्षतिपूर्ति जो इन्होंने बोला था कि भाई हम अगले 5 साल तक जो है आपको क्षतिपूर्ति देंगे, तो उसके बारे में भी जो है इसमें जो चर्चा बनी रही है और ये भी जो है चर्चा के विषय रहे हैं। इसमें जो आर्थिक सलाहकार जो परिषद की बैठक हुई है और राजस्व घाटा जो हो रहा है सरकार को, उससे संबंधित मामलों पर भी जो है चर्चा की गई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 15वें वित्त आयोग की जो आर्थिक सलाहकार परिषद की जो बैठक हुई है तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। फ्रेंड्स वित्त आयोग के बारे में बात करता हूं मैं, तो वित्त आयोग आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यदि आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपने संविधान में ध्यान दिया होगा कि आर्टिकल क्रमांक या अनुच्छेद क्रमांक 280 होता है। कौन सा होता है? अनुच्छेद क्रमांक 280। अनुच्छेद क्रमांक 280 जो होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है वित्त आयोग का वर्णन है और ये एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है फ्रेंड्स? ये जो है एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसमें आपको जो है वित्त से संबंधित मामलों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। और इसमें जो है यदि कौन गठन करता है इसका, तो ध्यान रखना इसका गठन जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इसमें यदि देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और यदि देखा जाए तो फ्रेंड्स आर्टिकल क्रमांक 281 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो वित्त आयोग की सिफारिशों को जो है संसद के सदन के समक्ष रखवाते हैं। आर्टिकल 281 के तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं माननीय, उनके द्वारा जो है वित्त आयोग को जो भी सिफारिश देते हैं वित्त आयोग जो है उनको संसद के प्रत्येक सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उनके समक्ष जो है राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर राज्यों के वित्त आयोग के बारे में क्या प्रावधान है? तो राज्यों का जो वित्त आयोग है उसका जो वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल क्रमांक 243 का जो आई है, ठीक है, जो 243 का जो आई है उसमें जो है वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग जो है वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता जो है सुनिश्चित करता है और इसके मैं कार्य भी बताने वाला हूं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके जो सबसे पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स, तो 1951 में जो है किया गया था और ये इसकी जो अवधि थी तो 1952 से 1957 तक थी। ध्यान रखना इसके या प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, तो वो थे के.सी. न्योगी। कौन थे? के.सी. न्योगी। आप सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना बस आपको, क्योंकि आपके एग्जामों में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको फ्रेंड्स सेलेक्टेड करंट अफेयर्स ही बता रहा हूं और उसके माध्यम से आपको एक टॉपिक भी समझाना चाहता हूं, तो वो भी आप जो है ध्यान रखें क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो है आपके एग्जामों में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? के.सी. न्योगी थे। सेकंड वित्त आयोग जो था 1956 में गठित हुआ था और इसकी जो अवधि थी फ्रेंड्स 1957 से 1962। ध्यान रखना इसके जो अध्यक्ष थे तो के संथानम जो है इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। तीसरे वित्त आयोग की बात करें तो 1960 में गठित हुआ था। 1962 से 1966 तक जो है इसका कार्यकाल था। इसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स ए.के. चंदा जो है इसके अध्यक्ष थे। चौथा वित्त आयोग जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 1966 से 1969 तक इसका कार्यकाल था और 1964 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.बी. राजा मन्नार या पी.बी. राज मन्नार। पांचवा वित्त आयोग जो था फ्रेंड्स 1968 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है आपको पता होना चाहिए महावीर त्यागी थे और 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल था। छठे वित्त आयोग की बात करें फ्रेंड्स तो 1972 में इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे
पी ब्रह्मानंद रेड्डी और 1974 से 1979 तक इसका कार्यकाल था। सातवां वित्त आयोग जो था फ्रेंड्स 1977 में गठित हुआ था। 1979 से 1984 तक इसका कार्यकाल था और जेपी सेलट जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। आठवां जो वित्त आयोग था 1982, जिसके जो है वाईपी चौहान जो है अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। इसका जो कार्यकाल था 1985 से जो है 1989 तक था। नौवां वित्त आयोग जो था फ्रेंड्स 1987 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे NKP सोल्वे। क्या नाम था? NKP सोल्वे जो है इसके अध्यक्ष थे और इसका जो कार्यकाल था 1989 से 1995 तक था। 10वां वित्त आयोग था जो फ्रेंड्स तो 1992 इस बीच में जो है गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जो है फ्रेंड्स KC पंत जो है इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स और इनका जो है कार्यकाल 1995 से 2000 तक था। इसके बाद में बात करें फ्रेंड्स 11th या 11वां जो वित्त आयोग था, इसका जो गठन हुआ था 1998 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स तो प्रोफेसर AM खुसरो जो है इसके अध्यक्ष थे और इसकी जो अवधि थी फ्रेंड्स तो इसकी अवधि थी 2000 से 2005। 12वां वित्त आयोग जो था फ्रेंड्स 2003 में जिसका गठन हुआ था, डॉक्टर C रंगराजन जो है इसके अध्यक्ष थे और 2005 से 2010 तक जो है इसका कार्यकाल था। 13वां वित्त आयोग अध्यक्ष जो है था फ्रेंड्स 2007 में गठित हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे तो आप सभी ने जो है इनको जाना होगा फ्रेंड्स, डॉक्टर विजय L केलकर जो है इसके अध्यक्ष थे। इनका जो कार्यकाल था 2010 से 2015 तक था। 14वां वित्त आयोग जो था फ्रेंड्स 2013 ईस्वी में जो है गठन किया गया था और YV रेड्डी, आपने बहुत अच्छे से इनको सुना होगा, YV रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष थे और 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल था। 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में गठित हुआ है 2017 में इसका जो है गठन हुआ है फ्रेंड्स। इसके जो अध्यक्ष हैं तो NK सिंह वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसका जो कार्यकाल है अर्थात जो ये कार्य करेगा आगे के लिए जो सिफारिशें अपनी देगा तो 2020 से 2025 तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको वित्त आयोग से संबंधित, अब ध्यान से सुनना कि आखिर इसके कार्य क्या होते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ध्यान रखना जो वित्त आयोग होता है तो वित्त आयोग के द्वारा जो भी राज्य होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके बीच में जो भी वित्त का या पैसे का जो बंटवारा होता है तो इनसे संबंधित पैसे के बंटवारे के लिए ये जो है अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। सेकेंड कार्य यदि बात करें फ्रेंड्स तो जो भी आपकी निधि होती है या तो संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, तो जो भी आपकी संचित निधि है उससे यदि पैसे का जो बंटवारा होता है राज्यों के बीच करना हो या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो बंटवारा करना है तो इनसे संबंधित सिफारिश भी कौन करता है? वित्त आयोग सिफारिश देता है, वो भी संसद के सामने जो है इन सिफारिशों को रखता है फ्रेंड। बात करें फ्रेंड्स राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है जो भी सिफारिशें हैं इनके आधार पर ही जो है राज्य के अंदर जो भी नगर पालिकाएं होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, इनके अंदर भी जो भी संचित निधि है उससे जो पैसा संबंधित इनके लिए एलोकेट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो इससे संबंधित बंटवारे के लिए भी जो है वित्त आयोग जो होता है वो सिफारिश करता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना वित्त आयोग का अपना कार्य जो है सलाह देना है और इस पर फाइनल डिसीजन जो है संसद द्वारा लिया जाता है और सरकार जो है इसे अनुमोदित करती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका वित्त आयोग से संबंधित कार्य जो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अभी जो 15वां वित्त आयोग जो गठित हुआ है और इन्होंने जो आर्थिक सलाहकार परिषद की जो बैठक की है 4 सितंबर को, तो इसमें कौन कौन उपस्थित था तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से नाम सुन लेना उनके। जो फेमस अर्थशास्त्री थे फ्रेंड्स M गोविंदा राव, ये भी उपस्थित थे। इंदिरा राजरमन, सुदीप्तो मुंडले, ओमकार गोस्वामी, अरविंद बिरमानी और सुरजीत भल्ला और प्राची मिश्रा, ये सभी जो है फ्रेंड्स उपस्थित थे और जो है आर्थिक सलाहकार परिषद की जो है 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई है। तो ध्यान रखना इसमें जो है फ्रेंड्स जो भी रिपोर्ट निकल कर आई है तो ये जो है संसद के सामने रखेंगे तो आप सभी के जो है इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्या का डेटा जारी हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है तो उन्होंने जो है NCRB द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। सड़क दुर्घटना में इन्होंने बताया है कि फ्रेंड्स की सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु दर है प्रति 1000 वाहनों पर 61 जो है मृत्यु दर है, मतलब 61 व्यक्तियों की जो है मृत्यु होती है प्रति 1000 वाहनों पर, वो भी सड़क दुर्घटना में। ये रिपोर्ट निकल कर आई है, पिछले से काफ़ी कम है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है।
थोड़ा सा सुधार हुआ है इस मामले में। अच्छा, WHO ने भी पहले बताया था कि भाई WHO ने बताया था कि 1000 प्रति 1000 वाहनों पर 64 व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो जाती है, वो भी सड़क दुर्घटना में। कुल यातायात जो है दुर्घटनाओं का 92.2% जो है सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु है फ्रेंड्स। 2019 में देखें तो 2019 में प्रति लाख जनसंख्या पर फ्रेंड्स सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर जो है 11.6 है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स सेलेक्टेड करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स को जो आप मतलब उपयोग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स MPPSC, UPSC, व्यापम, रेलवे और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए जो है फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स उपयोगी है। तो आप जरूर इस करंट अफेयर्स को जो है नोट करिएगा, याद रखिएगा हमेशा, और इसी प्रकार से विस्तार पूर्वक हर करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। फ्रेंड्स मैं बात करूं, आप सभी को मैंने शुरुआत में ही हैप्पी टीचर्स डे बोला था और टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी। तो फ्रेंड्स मैं उन सभी MPPSC और UPSC जो तैयारी कर रहे हैं और अदर भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक टॉपिक समझाना चाहता हूं, और वो है थिंकर्स से रिलेटेड। यदि आपने MPPSC का 4th पेपर देखा होगा तो 4th पेपर जो आपका नीति शास्त्र या एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है थिंकर्स का। किसका टॉपिक होता है फ्रेंड? थिंकर्स का। थिंकर्स में बहुत महत्वपूर्ण जो है थिंकर्स होते हैं जिनका आज हम जो है जन्मदिन मना रहे हैं, और उनके जो है जन्मदिन पर आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो ध्यान रखना, मैं वो टॉपिक भी क्लियर करना चाहता हूं। यदि किसी को जो है मतलब यदि ये संबंधित जानकारी यदि आपको उपयोगी नहीं लगती है तो आप जो है वीडियो पॉज करके यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, परंतु मेरा कार्य है कि मैं जो है उन स्टूडेंट्सों को भी जो है ये टॉपिक तैयार कराऊं जो है MPPSC या UPSC की तैयारी करते हैं और उसमें जो है उनसे थिंकर्स के बारे में पूछा जाता है, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं फ्रेंड। तो आज अपन जो है बात करेंगे फ्रेंड्स जिनके जो है नाम पर हम जो है शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप जरूर तैयार रहिएगा फ्रेंड्स, मैं सभी चीजें बताने वाला हूं जो आपके पेपर्स में इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से बस सुनिएगा, और चाहे तो आप जो है इसे वीडियो को पॉज करते आप जो है क्या कर सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके एग्जामों में इससे संबंधित जो है रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर्स उठा के देख लीजिएगा MPPSC और UPSC के, इनसे संबंधित रेगुलर क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है अपन आज के आर्टिकल या आज का जो है टॉपिक अपन शिक्षक दिवस से संबंधित जो है चीजें समझते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान समझते हैं। फ्रेंड्स इनका जन्म होता है, सबसे पहले तो अपन इनका परिचय जानेंगे फ्रेंड्स। परिचय में देखें तो फ्रेंड्स इनका जन्म होता है 5 सितंबर 1888 को, वो भी थिरुत्तानी मद्रास तमिलनाडु में जो है इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है फ्रेंड्स, या इनका जो है निधन होता है 17 अप्रैल 1975 को। इनके पिताजी का नाम जो होता है श्री वीरास्वामी और माताजी का नाम होता है श्रीमती सीतमाल। ध्यान रखना, श्रीमती जो है इनका, शीतमाल जो है इनका नाम होता है। अच्छा, इनके बारे में विशेष फैक्ट के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1962 तक जो है ये उपराष्ट्रपति थे, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी यही थे फ्रेंड्स। 1962 से 1967 तक जो है इनका राष्ट्रपति जी का कार्यकाल था, और ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ध्यान से सुनते जाना फ्रेंड्स, आपको केवल सुनना है और सुनते हुए भी आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को। इनको भारत के सबसे बड़े सम्मान या जो है भारत रत्न से 1954 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, और टेम्पल्टन अवार्ड भी जो है इनको मिला था 1975 में। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो 1911 से 1911 में जो है इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की थी, शिक्षा ली थी, और 1936 से 1952 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी जो है ये रहे थे। अब इनके दर्शन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब थिंकर्स पढ़ते हैं तो थिंकर्स में आपको सबसे उपयोगी जो चीज़ होती है और वो है इनका दर्शन और इनके विचार।
तो अपन क्रमवार इनके विचारों पर चर्चा करने वाले हैं। आप बस ध्यान से सुनिएगा और समझते रहिएगा। मैं पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा और पूरा इनका जो भी विचार रहा है अपना शिक्षा से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, यदि आप जो है एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और यदि लगता है कि आपको ये उपयोगी साबित हो सकता है तो आप भी सुनते रहिएगा। परंतु ये विशेष रूप से एमपीपीएससी और यूपीएससी वालों के लिए थिंकर्स वाला टॉपिक है, तो आप जरूर सुनिएगा। फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में मैं आपको इनका दर्शन बताऊंगा, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में बताऊंगा, सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार भी बताऊंगा और शिक्षा से संबंधित विचार भी जो है बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इनके दर्शन का। तो राधाकृष्णन थे, इनका जो दर्शन था फ्रेंड्स, अद्वैतवाद दर्शन था। ध्यान रखना, अद्वैतवाद इनका दर्शन था। ये विश्वास करते थे किसमें? वो भी नव्य वेदांती थे। क्या थे? नव्य वेदांती। क्या ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या होता है अद्वैतवाद? मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप जो है किसी एक की सत्ता को नहीं स्वीकारते। आप ये कहते हो कि भाई अद्वैत है सब कुछ। क्या है? अद्वैत है। और विश्वास जो है इनका था नव्य वेदांती जो विचार था, जो भी मतलब वेदांत थे, वेदांत के न्यू जो विचार थे उनमें जो है इनका विश्वास होता है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद की तरह हिंदू दर्शन को सर्वश्रेष्ठ माना है। राधाकृष्णन ने फ्रेंड्स हिंदू धर्म को निरंतर जो है गतिशील माना है, कि जो हिंदू का दर्शन है, हिंदुत्व दर्शन है, ये निरंतर क्या है? गतिशील है। ये इनकी जो है भावना थी, इनका विचार था। फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंड्स राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदू धर्म तथा दर्शन मनुष्य को उच्चतर व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखना, मनुष्य को उच्चतर साक्षात्कार कराने की प्रेरणा यदि कोई देता है तो वो हिंदू धर्म तथा दर्शन है। उन्होंने नवीन हिंदुत्व में विश्वास किया है। फ्रेंड, ध्यान रखना, उन्होंने जो है परंपरावादी विचारधारा नहीं रखी है या रूढ़िवादी विचारधारा नहीं रखी है। उन्होंने नवीन हिंदुत्व का में जो है विश्वास किया है। उन्होंने अद्वैत वेदांत की तरह जगत को मिथ्या नहीं माना है। मैंने आपको शुरू में बताया है। उन्होंने जो है अद्वैत वेदांत क्या करता है कि एक ही ब्रह्म की सत्ता, और वो जो है सारा जगत क्या है? मिथ्या है। आपको पता होगा अद्वैत वेदांत किसका दर्शन था? तो वो था आपका शंकराचार्य जी का दर्शन था। उन्होंने ये कहा था कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ध्यान रखना, परंतु इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये कहा कि भाई जो है जगत मिथ्या नहीं है। नवीन अद्वैतवाद इन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अद्वैत वेदांत की तरह जगत को मिथ्या नहीं माना है। इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही परमात्मा से साक्षात्कार होता है और वैसे ही ब्रह्म जीव जगत का भेद मिट जाता है तथा अभेद ज्ञान होता है। तो ये भी आपको सुनने लायक बात है, समझने लायक बात है फ्रेंड्स, कि जैसे ही परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है वैसे ही ब्रह्म जीव जगत इन सब का जो है भेद मिट जाता है। यही आध्यात्मिक जो है स्वतंत्रता है। इन्होंने यही चीज को माना है कि यदि आप परमात्मा का साक्षात्कार करते हो और उसी के साथ ही ब्रह्म जीव जगत का भेद क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। और यही आपकी आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। इसको आप इन्होंने जो है जोड़ दिया है। फ्रेंड्स, इनके विचार अन्य क्षेत्र में भी देख लेते हैं, जैसे धर्म तथा विज्ञान के क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा है, क्या इनके विचार रहे हैं, तो ये भी अपन देखते हैं। सुनते रहिएगा, थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है। स्वामी विवेकानंद की तरह समन्वयवादी दार्शनिक थे ये, मतलब विचारधाराएं जो थी उनमें समन्वय स्थापित करना चाहते थे। ये एकांतवादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान रखना, ये समन्वयवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, अर्थात सभी का समन्वय होना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए और सभी के विचारों को मिलकर बैठकर सोचकर विचार कर सभी को जो है उनमें समन्वयवादी विचारधारा जो है स्थापित करने पर बल देते थे। उनका भी मानना था कि पाश्चात्य को भारत से तथा भारत को पाश्चात्य से सीखने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य दर्शन है उसको जो है वर्तमान से या जो है देखा जाए तो भारत से जो है उनको सीखना और भारत को भी जो है पाश्चात्य दर्शन से सीखने की आवश्यकता पर इन्होंने विशेष बल दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने कहा है कि भाई तर्क बुद्धि, परीक्षण, प्रयोग, सत्यापन, लौकिकता तथा संदेह पर आधारित है।
ध्यान रखना, जो विज्ञान है तर्क बुद्धि, परीक्षण, प्रयोग, सत्यापन, लौकिकता तथा संदेह पर आधारित है। ये विज्ञान के बारे में इन्होंने विचारधारा रखी है। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उन्नति ने जीवन सुखमय के साथ साथ आज मानवता को भी जो है खतरे में भी डाल दिया है। इन्होंने ये भी कहा है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज जो विज्ञान ने तरक्की की है वही विनाश का कारण भी बन रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही जो है आपको ये विचारधारा जो है जरूर याद रखना है कि आप विज्ञान ने जो प्रगति की है, आज वही विज्ञान जो है विनाश का कारण बन रहा है। और यही इनका विचार था कि वैज्ञानिक जो उन्नति है, वैज्ञानिक उन्नति ने जीवन सुखमय तो बनाया है और उसी के साथ साथ आज मानवता को खतरे में भी जो है डाल दिया है। ऐसे विचार थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। इन्होंने जो है आज पूरे विश्व में सांप्रदायिकता, कट्टरता व उन्माद फैला हुआ है, तो इस पर भी जो है विचार दिया है कि इसी के कारण आज पूरा विश्व जो है सांप्रदायिकता, कट्टरवाद और उन्माद जो भीड़ का या देखा जाए तो जो है विचारों में उन्माद, ये देखने को जो है मिल रहा है। स्पष्ट है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि विज्ञान व धर्म मानव का जितना हित नहीं किया है उससे ज़्यादा उसका अहित किया है। ये इनका विचार था फ्रेंड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है विज्ञान से संबंधित मामले में कि विज्ञान ने जितना धर्म मानव का जितना हित नहीं किया है उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अहित किया है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है फ्रेंड्स। इन्होंने कहा है कि वस्तुतः धर्म और विज्ञान दोनों मानवता की सेवा में तत्पर है। दोनों का लक्ष्य है सत्य की खोज, किंतु धर्म के अभाव में विज्ञान परंतु अंधा और विज्ञान के अभाव में धर्म पंगु है। इन्होंने कहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इन्होंने ये कहा है कि धर्म और विज्ञान दोनों मानवता की सेवा में तत्पर हैं, चाहे वो धर्म हो चाहे वो विज्ञान हो, दोनों मानवता की सेवा में तत्पर हैं और दोनों का लक्ष्य है सत्य की खोज, किंतु धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु, अंधा और विज्ञान के अभाव में धर्म पंगु है। मतलब दोनों को रिलेट कर दिया है कि सत्य की खोज में धर्म के अभाव में विज्ञान और विज्ञान जो है अंधा और विज्ञान के अभाव में धर्म पंगु है। तो मतलब दोनों के बिना एक दूसरे की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है और दोनों की उपयोगिता के बारे में इन्होंने बताया है। अतः आज विश्व को भौतिक व आध्यात्मिक कल्याण दोनों की आवश्यकता है। इन्होंने इसको भी कहा है कि आज जो विश्व है दोनों को भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण दोनों को जो है आवश्यकता है। तो ये भी जो है इन्होंने बोला है। तो ये था फ्रेंड्स धर्म तथा विज्ञान के क्षेत्र में इनका विचार। अब चलते हैं अपन इनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचार के बारे में। आखिर सामाजिक एवं राजनीतिक विचार क्या थे इनके, तो उनके बारे में भी जो है अपन बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि राधाकृष्णन समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय की जो है वकालत करते हैं। ध्यान रखना, जो समाज में आर्थिक और सामाजिक जो न्याय है उसकी वकालत करते हैं कि सभी के मध्य जो है आर्थिक समानता स्थापित होना चाहिए। उनका कहना है कि मैं समानतावादी समाज का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका कहना है कि पूरा समाज जो है समान होना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थशास्त्रियों का भी कहना है और ये आप विभिन्न रिपोर्ट्स देखते होंगे फ्रेंड्स, आज दुनिया का 5% यदि देखा जाए तो 5% व्यक्तियों के पास जो है 95% धन है और 95% व्यक्तियों के पास ही 5% धन बना हुआ है। आज अमीर जो है अमीर बनता जा रहा है और गरीब जो है गरीब बनता जा रहा है। ध्यान रखना, यदि इनके विचारों को फॉलो किया जाए, इनको विचारों को जो है इनका अनुकरण किया जाए तो जरूर ये जो असमानता फैली हुई है इसको समानता में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। बात करें फ्रेंड्स, यद्यपि वे कहते हैं कि वे समाजवादी या नहीं थे, किंतु आर्थिक समानता लाने और आर्थिक सुविधाओं के लिए लोकतांत्रिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। आपको मैं बता दूं कि समाजवादी जो विचारधारा होती है उसके अनुसार जो है आप पूरे संसाधनों पर, सभी संसाधनों पर समाज का सभी प्रकार से, और जो है समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत सभी संसाधनों पर समाज का ही जो है अधिकार होता है। तो ये समाजवादी तो नहीं कहे जा सकते, परंतु इन्होंने ये भी कहा है कि मैं समानता जरूर रखना चाहता हूं, समानता लाने के हर प्रयास करूंगा और लोकतांत्रिक माध्यम से जो है इसके लिए जो है मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। इन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेंड्स की वर्ण व्यवस्था के विषय में उनके विचार पुरातन थे परंतु प्रतिक्रियावादी नहीं थे। ध्यान रखना, जो वर्ण व्यवस्था थी पहले ब्राह्मण,
क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो मतलब विचारधारा थी और जो वर्ण व्यवस्था थी, इन्होंने इसका जो है पूरा का पूरा जो है समर्थन तो नहीं किया है, और पुरातन विचार से थोड़ा सहमत तो थे, वर्ण व्यवस्था से जो है ये सहमत थे, ताकि इन्होंने गांधीवादी विचारधारा पर इन्होंने बल दिया है और उनका समर्थन किया है इस माध्यम से कि भाई ऐसा है कि यदि आप अपने जन्म अनुसार जो वर्ण जिसमें जन्म लिया है, जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है, यदि उसका चयन करते हैं तो आपको अनावश्यक प्रतिरोध और अनावश्यक जो है प्रतिस्पर्धा से आपका जो है बचाव हो जाएगा और आपको कहीं भी प्रशिक्षण लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर ही उस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से सीख पाओगे और अपनी जीविका को जो है बहुत शानदार तरीके से जो है स्थापित कर लोगे और बेरोजगारी जो है समाप्त हो जाएगी। यह भावना जो है महात्मा गांधी जी की थी और इसी का जो है समर्थन किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। बात करें फ्रेंड्स, वे वर्ण व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक तथा समाज शास्त्रीय आधारों को स्वीकार करते हैं, किंतु वे जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। यहाँ पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो गांधीवाद हैं उनका जो है गांधी जी का विचारधारा से बिल्कुल ये समर्थन खाते हैं, मेल खाते हैं इस विचारधारा पर। राधाकृष्णन की स्वतंत्रता के संबंधी विचारों में व्यक्तिवाद व आदर्शवाद दोनों का मिश्रण मिलता है। फ्रेंड ध्यान रखना, इन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित इन्होंने बल दिया है, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद दोनों पर मिश्रण जो है मिलता है इनका। यह आवश्यक है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कर ईश्वर का साक्षात्कार किया जाए। इन्होंने ये भी बल दिया है कि स्वतंत्रता का प्रयोग करो ताकि साक्षात्कार जो है ईश्वर का हो सके। और स्वतंत्र व्यक्ति ही जो है, जो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, केवल आपको राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है, यदि वो स्वतंत्रता आपके पास है, आप निश्चित स्वतंत्र हो, तो आपको सही रूप में साक्षात्कार हो सकेगा, वो भी ईश्वर का। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स। अब जो है इनका प्रमुख विचार सामने आने वाला है शिक्षा से संबंधित विचार। शिक्षा से संबंधित विचार आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और इन्हीं के बारे में अपन जो है जानना चाहते हैं। राधाकृष्णन ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए भौतिक दृष्टिकोण के स्थान पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है भौतिक दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए या भौतिक रूप से जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका प्रभाव जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महत्व दिलाया है इन्होंने। शिक्षा का महत्वपूर्ण जो प्रभाव होना चाहिए वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बदलना होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मजबूत करने पर होना चाहिए। आधुनिक युग में यदि देखा जाए तो फ्रेंड्स, भौतिकतावाद की प्रधानता होने से शिक्षा को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना जाता है। मतलब जो शिक्षा है फ्रेंड्स, आपको भौतिक इन्होंने कहा है कि आधुनिक युग में जो है शिक्षा के माध्यम से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है और उसी का साधन जो है शिक्षा को बना लिया है। परंतु ये मेन उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मजबूत करना। अतः आज की शिक्षा का स्वरूप भौतिक होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, इनका कहना है कि आज का शिक्षा जो है इसका स्वरूप कैसा होता जा रहा है, तो भौतिक होता जा रहा है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा दी है फ्रेंड्स। राधाकृष्णन के अनुसार यदि देखा जाए तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। इन्होंने बताए हैं कि आखिर शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इन्होंने इनके महत्वपूर्ण विचार सुनिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यदि मेंस लिखते हो, यूपीएससी का मेंस लिख सकते हो या एमपीपीएससी का मेंस लिखते हो, तो ये विचार आपको जरूर उपयोगी हैं। इन्होंने जो उद्देश्य बताए हैं शिक्षा के, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला उद्देश्य इन्होंने बताया ज्ञानोपार्जन, आपको अर्थात ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना है। दूसरा इन्होंने बताया फ्रेंड्स आत्म अभिव्यक्ति का विकास, मतलब आपके अंदर जो आत्मा है और जो आपकी भावना है, उस अभिव्यक्ति का विकास जो है शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। जिस प्रकार से यदि मान के चलो मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं इनके विचारों के बारे में, कई व्यक्ति होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं और अभिव्यक्ति नहीं जान पाते हैं कि आखिर क्या होता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बोला है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना है। तीसरा इन्होंने फ्रेंड्स बोला है ज्ञान का रूपांतरण करना है। क्या करना है? ज्ञान का रूपांतरण करना है। चौथी बात इन्होंने बोला है जीने की कला। जो शिक्षा है वो आपको सही मात्रा में जो है जीवन जीने की कला सिखाती है। तो इस पर जो है इन्होंने बल दिया है अपने उद्देश्य के रूप में। इन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा ही वो चीज है जो आपको स्वतंत्रता दिला सकती है। तो स्वतंत्रता भी इनका उद्देश्य है शिक्षा का। इन्होंने
और भी बताया है कि अंतर्दृष्टि का विकास करती है शिक्षा। मतलब शिक्षा का परम लक्ष्य यह है कि अंतर्दृष्टि का विकास कर सके, जो आने वाली समस्याएं हैं, आने वाली अड़चने हैं और अपने देश में जो भी चीजें हो रही हैं और जो आने वाली समस्याएं, उन पर जो है अंतर्दृष्टि रखकर उन पर जो है पहले से सतर्क रहे। ऐसी अंतर्दृष्टि का विकास करना जो है शिक्षा का परम लक्ष्य होना चाहिए। और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इन्होंने बताया वो है चरित्र निर्माण। वर्तमान समय में सबसे बड़ी कमी जो देखी जा रही है इसी चीज की है कि व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहा है, जबकि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये इन्होंने इस पर बल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के से संबंधित इनके सभी विचार, अर्थात जो है सामाजिक हों, राजनीतिक हों और शिक्षा से संबंधित जो भी विचार इन्होंने प्रस्तुत किए थे, इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे जो है अपनी कॉपियों में जो लिखिएगा, चाहे यदि आप मेंस देते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या एमपीपीएससी का, तो उसके लिए जो है आपको ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको फोर्थ पेपर जो आपका होता है एमपीपीएससी में थिंकर्स से रिलेटेड, उसमें जो है आपके थिंकर्स हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनके बारे में आपको बताना पड़ता है। और आप उठा के देख लीजिए फ्रेंड्स, पिछले वर्ष के क्वेश्चन, उनमें रेगुलर अंक से संबंधित जो है इनके विचारों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जरूर, मेरी ऐसी आशा है कि आप जरूर इन विचारों से सहमत होंगे और इनको जरूर नोट करेंगे और याद रखेंगे। आप सभी का फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो जो है आपके बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो है आपको आने वाले नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके वीडियो के। फ्रेंड्स, यदि आपको थिंकर्स पर जो है आपको लेक्चर चाहिए तो मैं इनका जो है अलग से भी जो है आपको वीडियो बनाकर दूंगा, ताकि जो है आप थिंकर्स को पूरे समझ सको। मैं सभी थिंकर्स पर आपको जो है वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो मैंने तो आज फ्रेंड्स, आज जो ओकेज़न है शिक्षक दिवस, उसके आधार पर मैंने आज इनको जो है इनके विचारों को आपको बताना चाहा कि इनके विचार क्या थे, और उनके विचारों से रूबरू कराना जो है मैंने चाहा था। और मेरा उद्देश्य भी यही था कि आज के दिन आप जरूर इनके विचारों को सुनें कि आखिर वास्तविक विचार इनके क्या थे। तो आप जरूर ध्यान से इन्हें सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में अनुकरण करेंगे, और वास्तविक इनके जो ज्ञान का जो है महत्व आप समझ सकेंगे। आप सभी को फिर से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन भर अपने जीवन में सीखते रहिएगा, क्योंकि सीखना ही सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे अच्छा गुण है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो भी आपको वीडियो चाहिए हो अगले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको आपके अधिकारों से संबंधित जो आंदोलन चलाया था, युवा बेरोजगार जो आंदोलन, हल्ला बोल आंदोलन था, वो काफ़ी ट्रेंड में है और आज आपको ज़रूर प्रयास करना है। जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन उसको उस वीडियो में आपको बताए हैं, उनको फॉलो करिएगा और अपनी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुँचाइएगा। आप सभी को जो है सफलता मिले, अपने अपने मुकाम पर आप पहुँचें। आपने जो भी जीवन में लक्ष्य बनाया है उसको जरूर और जल्द से जल्द हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत टीचर्स डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।